फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन एडुविज एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर 5। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर नंबर 5 में क्या है। इसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, यानी राजा, राज्य और प्राचीन गणराज्य। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं, एक एक पॉइंट देखते हैं। लेटर वैदिक पीरियड एंड 16 महाजनपदास, यानी इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, ऋग वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल के बारे में, जिसमें 3 बड़ी बुक्स लिखी जाती हैं, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और साथ ही साथ लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। अब यहाँ पहले एग्रीकल्चर नहीं होता था ऋग वैदिक पीरियड में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अब एग्रीकल्चर होने लगता है, लोहे की खोज हो जाती है, आयरन की, उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। इसके अलावा सोसाइटी में वर्ण व्यवस्था आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। साथ ही 16 महाजनपदास, इससे पहले हमने देखा था कि अभी छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे, छोटी छोटी जगहों पे लीडर होते थे, यानी एक तरह के मुखिया होते थे। लेकिन अब वो जगहें बढ़ गई, उनका एरिया बढ़ जाता है, वो एक स्टेट के तरह का हो जाता है, एक स्टेट जितना बड़ा हो जाता है, और उसमें किंग आते हैं। तो वो 16 महाजनपदास में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है न्यू वे टू बिकम किंग, यानी इससे पहले जो राजा बनते थे वो इलेक्ट होते थे, लेकिन अब जो राजा बनेंगे वो यज्ञ करेंगे, और यज्ञ के वजह से, यज्ञ एंड रिचुअल्स के वजह से वो किंग बनने लगेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कंपल्सरी टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टैक्स क्यों लगाया गया। इससे पहले जो भी सोसाइटी थी या जो भी लीडर थे उन्होंने टैक्स नहीं लगाया, लेकिन अब यहाँ पे कंपल्सरी टैक्सेस लगने लगेंगे, और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि उनके क्या रीजंस थे। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कृषि में परिवर्तन। अब एग्रीकल्चर में देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे चेंज आएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि उस टाइम पे लोहे की खोज हो गई थी, और वो एक तरह का रिवोल्यूशन ला देगा, एक तरह की क्रांति ला देगी। ठीक है, और उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन सोसाइटी, यानी अब सोसाइटी में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले की सोसाइटी अलग थी, और इस सोसाइटी में अब वर्ण व्यवस्था आ जाएगी, लोगों को ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा, उनके काम को बांट दिया जाएगा, और आगे चल के अब ये हो जाएगा कि आप जिस ग्रुप में पैदा हुए हैं वही काम आप कर सकते हैं। तो उन सारी चीजों को देखेंगे। और लास्ट पॉइंट है अबाउट मगध एंड वज्जी। 16 महाजनपद में 2 ऐसे स्टेट हैं, मगध और वज्जी, जिनके बारे में इस चैप्टर में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स, यानी कुछ लोग शासक कैसे बने। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पहला पॉइंट कि इससे पहले ऋग वैदिक पीरियड में ये हो रहा था, और उससे भी पहले हम देखेंगे उस टाइम पीरियड में भी कि जनता जो है, जो पब्लिक है, वो राजा को इलेक्ट करती थी, चुनती थी। लेकिन यहाँ पे अब उस सिस्टम में बदलाव आ जाएगा। और कैसा बदलाव आएगा, अब राजा एक बहुत बड़ा रिचुअल करेगा, यज्ञ करेगा, और उसके माध्यम से वो अपने आप को किंग घोषित कर देगा। ठीक है, ये चेंजेस यहाँ देखने को मिलता है। आइए एक एक पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि इससे पहले आम जनता जो है राजा को इलेक्ट करती थी। ठीक है, और आज से लगभग 3000 ईयर्स यानी 3000 साल पहले इस प्रोसेस में चेंज आया, और अब लोग किंग बनने के लिए बड़े बड़े यज्ञ और रिचुअल्स करने लगे। ठीक है, और उस यज्ञ एंड रिचुअल्स के माध्यम से क्या हुआ, अब वो किंग बनने लगे। ठीक, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग किंग। आइए अब देख लेते हैं कि उस प्रोसेस में होता क्या था। तो उस प्रोसेस में ये होता था कि किंग जो है एक बहुत बड़ा रिचुअल कराता था, यज्ञ कराता था, जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। पहला पॉइंट यही है। तो वो अश्वमेध यज्ञ कराता था, और इसमें क्या होता था, एक हॉर्स को जो राजा के खास लोग थे उनके देख रेख में क्या किया जाता था, छोड़ दिया जाता था। ठीक है, फ्रीली छोड़ दिया जाता था। और वो जो हॉर्स है वो जिन एरिया से गुजरता था, अगर किसी किंग ने उसको रोका तो उस किंग को जो किंग रिचुअल्स करा रहा है, जो यज्ञ करा रहा है, उससे लड़ाई करनी पड़ती थी। और अगर इस किंग ने उस हॉर्स को फ्रीली जाने दिया, इट मींस कि उसने उस राजा की अंडर में रहना एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है।
और ये जो हॉर्स है, ये हॉर्स जिस एरिया में जहां तक ही चला जाता था, मान लो इस पॉइंट पे जाके रुका ये हॉर्स, ठीक, तो ये पूरा इलाका जो रिचुअल्स कराने वाला ये किंग था उसका हो जाता था। यानी जहां तक घोड़ा रुकता था जाके, वहां तक का इलाका रिचुअल्स कराने वाले किंग का हो जाता था। और इवन ये बीच में जो छोटे छोटे किंग होते थे, तो अगर जिसने अपोज कर दिया उसको तो इस किंग से लड़ना पड़ेगा, अगर नहीं किया इट मीन्स कि उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भाई वो ये जो राजा है उसके अंडर में है, ठीक है। और अब फोर्थ पॉइंट है कि ये जो रिचुअल्स थे, जो ये यज्ञ थे, वो कौन करवाता था? ये प्रीस्ट कराते थे, पुरोहित कराते थे, ठीक है। और इसके बदले उन्हें क्या मिलता था? इसके बदले में उन्हें ढेर सारे गिफ्ट्स मिलते थे, ठीक। और जो जब रिचुअल्स होते थे तो किंग को टाइगर की स्किन पे बैठाया जाता था, यानी एक तरह का वो थ्रोन होता था। आज भी आप देखेंगे तो बहुत सारे जो प्रीस्ट होते कि जो खास अपना ध्यान लगाते हैं, ठीक। तो उस टाइम पीरियड में भी जब किंग रिचुअल्स करता था तो वो इसी तरह की टाइगर की स्किन पे बैठता था, ठीक है, जिसको एक तरह से आप थ्रोन कह सकते थे। और जो प्रीस्ट था वो किंग के ऊपर क्या करता था? हॉली वाटर का छिड़काव करता था, यानी पवित्र जल को छिड़कता था, ठीक है। और इसके अलावा जब किंग बैटलफील्ड में जाता था, वो वॉर करने जाता था, वो युद्ध करने जाता था, तो उस टाइम पे जो उसका साथी होता था किंग का, वो रिचुअल्स के टाइम में किंग ने जो लड़ाइयां लड़ी और जिस तरह की वहां बहादुरी दिखाई, उसके बारे में वो क्या करता था? जिक्र करता था, ठीक है। एंड शूद्राज वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस यज्ञ। और जो ये रिचुअल्स या यज्ञ होता था उसमें शूद्राज जो थे उनको आने की परमिशन नहीं थी, ठीक। तो हमने क्या देखा इस टॉपिक में हमने देखा कि पहले जो किंग बनते थे इलेक्ट होके, अब वो किंग खुद से बनने लगे, उसके लिए वो रिचुअल्स कराने लगे। रिचुअल्स कौन कराता था? रिचुअल्स जो है प्रीस्ट कराता था। उसमें एक घोड़े को छोड़ा जाता था, एक हॉर्स को, और हॉर्स जहां तक जाता था वहां तक का एरिया किंग का हो जाता था। और अगर किसी किंग ने बीच में उसको रोका हॉर्स को, तो उसको उस किंग से लड़ाई करनी पड़ती थी जो रिचुअल्स कराता था। आगे देखेंगे यही एक नए सिस्टम का, आगे चल के एक नया सिस्टम डेवलप होगा। इस जो प्रीस्ट है, जो पुजारी है, उसका रोल बहुत बढ़ जाएगा। अभी तो वो पूजा पाठ करा रहा है, अभी वो यज्ञ करा रहा है, लेकिन आगे अब किंग उससे परमिशन लेने लगेंगे। यानी अब प्रीस्ट जो ऑथराइज करने लगेगा किंग को, ठीक है। तो वहां प्रीस्ट का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। लेकिन वो रोल की स्टार्ट कहां से होता है? वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारे इस टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ किंगडम्स, यानी राज्यों का विकास। इससे पहले आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक पीरियड में और हड़प्पा सिविलाइजेशन में छोटे छोटे लीडर होते थे, यानी मुखिया होते थे, और छोटी छोटी जगहों पे वो शासन करते थे। लेकिन अब क्या होगा कि अब वो एरिया बढ़ जाता है, ठीक। ये छोटे प्लेसेस थे, अब उनसे इलाका बढ़ेगा, एरिया बड़ा होगा, तो उनको जनपदाज कहा गया। और उससे जो बड़ा इलाका था उसको महाजनपदाज कहा गया, यानी एक तरीके का ये स्टेट होता था, ठीक है। और ये चेंजेस कब आए? लगभग आज से 2500 साल पहले, ठीक है, ये चेंजेस आए। और जो जिन महाजनपद या स्टेट की बारे में बात की गई वो टोटल थे 16, यानी 16 महाजनपदों के बारे में बात किया गया है, जिनमें से इस चैप्टर में दो जगह यानी मगध और वज्जी, इन दो स्टेट के बारे में डिटेल से बताया गया है, ठीक। अब आइए देखते हैं कि जब इन छोटी जगहों से डिस्ट्रिक्ट बनेंगे और स्टेट बनेंगे तो उससे क्या चेंजेस आएंगे। अब जगह बढ़ गया, एरिया बढ़ा, तो उससे क्या होगा? उससे रूलर की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी, ठीक है। अब वो महलों में रहने लगेगा, ठीक है, उसको सिक्योरिटी चाहिए, वो फोर्ट बनवाएगा, आर्मी भी रखेगा। इसी तरह सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। उसके अलावा जो इकोनॉमी है उसमें भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि पहले जो था वो टैक्स कंपलसरी नहीं था,
ठीक है, वो ये था कि आपकी मर्जी, आप दे सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब टैक्स भी कंपलसरी होने लगेंगे। ठीक है, और हर चीज में बहुत बड़े पैमाने पे चेंज देखने को मिलेगा। और ये चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले इलाका छोटा था, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट भी छोटी थी। अब वो इलाका बड़ा हो रहा है, उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, बड़ी होने लगेगी। और जब रिक्वायरमेंट बड़ी होगी तो हर सेक्टर में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे एक कोई बंदा है जिसके पास एक छोटी सी परचून की दुकान है। तो जब वो दुकान छोटी है तो वो पर्सन जो वो अकेले इसको क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। ठीक है, उसमें सामान की भी जरूरत कम पड़ेगी, बहुत ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इस दुकान को वो और बड़ा करना चाहेगा तो क्या होगा, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अब क्या, सामान भी ज्यादा चाहिए, उसके अलावा मेंबर्स भी ज्यादा चाहिए, इसके लिए मार्केटिंग भी चाहिए। इससे भी बड़े लेवल पे अगर वो जाएगा, थर्ड लेवल पे, तो क्या होगा, बहुत सारी इसकी ब्रांचेस ओपन करेगा, इंप्लॉयज भी और ज्यादा चाहिए, मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए, मार्केटिंग भी बहुत बड़े स्तर की चाहिए। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को अगर हम उनसे लिंक करें तो जो एरिया बढ़ रहे थे तो ठीक इसी तरह उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही थी। और उस रिक्वायरमेंट के बढ़ने की वजह से आप देखेंगे कि सोसाइटी से लगाए किंग इकोनॉमी, हर सेक्टर में चेंज आएगा। तो आइए पहला देखते हैं कि लीडरशिप में क्या चेंज आया। इसमें यह हुआ कि अब जो मुखिया होता था, जो लीडर होता था, उसकी जगह ले लिया किसने, किंग ने। और ये किंग नॉर्मल किंग नहीं थे, ये बहुत पावरफुल किंग थे। ठीक है, साथ ही साथ अब किंग पहले की तरह लोगों से इलेक्ट नहीं होते थे। ये क्या करते थे, यज्ञ एंड रिचुअल्स करते थे और सेल्फ डिक्लेयर कर देते थे कि आई एम किंग। ठीक है, पहले लोग इलेक्ट करते थे, अब क्या हो गया कि किंग ने एक बहुत बड़ा सा रिचुअल्स कराया, एक यज्ञ कराया और उसमें एक हॉर्स को छोड़ा, पहले हम देख चुके हैं, और खुद को ही सेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं किंग हूं। ठीक है, पहले क्या था, इससे पहले की सोसाइटी में हम देखेंगे तो किंग के सिक्योरिटी और उसके रहने की जो जगह थी वो बहुत नॉर्मल थी। अब क्या हो जाएगा कि अब वो सिक्योरिटी और रहने के लिए क्या बनवाने लगेगा, फोर्ट बनने लगेगा, किले बनने लगेंगे। ठीक है, उसके किंग के रहने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनने लगेंगे, भवन बनने लगेंगे, है ना। और साथ ही साथ अब किंग क्या करेगा, किंग आर्मी भी बनाएगा और सोल्जर्स को भी रखने लगा। उनको रेगुलर जो है, जो सिपाही थे, उनको पेमेंट दी जाने लगी। इससे पहले की सोसाइटी में हमने देखा कि उस टाइम पे ऋग वैदिक पीरियड में आर्मी नहीं होती थी। जो कबीले में नॉर्मल लोग होते थे वही अपने लीडर के साथ क्या करते थे, बैटल करते थे, लड़ाई लड़ते थे। लेकिन अब देखेंगे अब क्या होगा कि किंग परमानेंट आर्मी भी रखेगा और सोल्जर्स जो होते हैं उनको सैलरी भी दी जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, किंग का जो एरिया है वो एरिया भी अब बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले वो क्या कर रहा था, छोटे इलाकों में शासन कर रहा था। ठीक है, तो यहां पे मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस एनसीईआरटी के आपके बुक में केवल 2 स्टेट की बात की गई है, मगध एंड वज्जी, जिसको हम लास्ट में देखेंगे। इस टॉपिक में हमने क्या देख रहे हैं, इस टॉपिक में हम ये देख रहे हैं कि जब छोटी जगहों से डिस्ट्रिक्ट बनने लगे और महाजनपद यानी स्टेट बनने लगे तो सोसाइटी से लगाए किंगडम और इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, हर चीज में चेंज आया। उसी को एक एक करके हम देखेंगे कि ये चेंजेस क्या थे और कैसे आए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंपल्सरी टैक्स इंपोज्ड, यानी कि अब कंपल्सरी टैक्स लग गया। इससे पहले की सोसाइटी में जो ऋग वैदिक सोसाइटी थी उसमें क्या था, टैक्स जो था वो कंपल्सरी नहीं था, वो आपके ऊपर डिपेंड करता था आप दें या ना दें। लेकिन अब क्या था कि आपको कंपल्सरी टैक्स देना था। और क्यों देना था, सबसे बड़ा यही क्वेश्चन उठता है कि आखिर टैक्स की क्यों जरूरत पड़ी। ऐसा तो नहीं था कि एक बैग किंग उठे और उन्होंने टैक्स लगा दिया, भाई उसकी कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे, इस वजह से उन्होंने क्या किया, टैक्स लगाया। तो वो रीजन क्या थे, अब किंग की नीड बढ़ गई, स्टेट की नीड बढ़ गई। क्या, अब फोर्ट बनने लगे, बड़े बड़े महल बनने लगे, आर्मी रखी जाने लगी, साथ ही अदर रिसोर्सेस जो है, अदर चीजों के लिए रिसोर्सेस की जरूरत पड़ने लगी। यानी अब क्या हुआ, अब डिमांड बढ़ गया, जरूरतें बढ़ गई।
इस वजह से स्टेट को यानी किंग को कंपल्सरी टैक्स लगाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम में सोसाइटी के जितने लोग थे उन सभी लोगों पे टैक्स लगाया गया, ठीक ना। ये नहीं था कि किसी को भी उसमें छोड़ा गया, इवन उस पे भी टैक्स लगा दिया गया कि जो लोग जंगलों में गैदरिंग करते थे, फल फ्रूट इकट्ठा करते थे, या जो शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, उनके भी ऊपर टैक्स लगा दिया गया। तो आइए देख लेते हैं किन किन लोगों के ऊपर क्या क्या टैक्स लगा। तो पहले बात करते हैं हम फार्मर्स की। तो फार्मर जो टोटल फसल उगाता था उसका 1/6 1/6 पार्ट जो है उसको देना पड़ता था, और उसको उस टैक्स का नाम क्या था? भाग था। आगे चल के देखेंगे कि ये टैक्सेस और भी टाइप के बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें तो एक ही का जिक्र किया गया है, भाग का, लेकिन अलग अलग और भी टैक्सेस लगाए गए, ठीक। यानी किसान जो टोटल फसल उगाता था उस पर भी टैक्स लगता था। इवन जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो कारीगर थे, उनके भी ऊपर टैक्सेस लगता था। जैसे जो कपड़े वगैरह बुनते थे, या जो लोहे का काम करते थे, ठीक है, जो ज्वेलरी का काम करते थे, या जो कारपेंटर होते थे, उनको मंथ में एक दिन किंग के लिए फ्री में काम करना होता था। यही उनका टैक्स था, यानी एक तरह से लेबर करना था, उनको मजदूरी करनी थी, ठीक है। आइए कैटलमैन को देख लेते हैं। कैटलमैन पे भी टैक्स लगा, और कैसे? कैटलमैन को जो पशुपालक थे उन्हें किंग को या तो कोई एनिमल देना पड़ता था, या एनिमल से बने हुए प्रोडक्ट देने पड़ते थे, जैसे मिल्क या कर्ड हो गया, ठीक है। तो वो टैक्स के रूप में किंग को देते थे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं ट्रेडर्स की। तो जो उस टाइम के व्यापारी थे, उनको सामान, कोई भी अगर सामान वो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उस पे उनको टैक्स देना पड़ता था। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो उस सोसाइटी में हंटर्स थे या गैदर्स थे, यानी जो शिकारी और जंगलों में फल फ्रूट इकट्ठा करते थे, उन लोगों पे भी टैक्स लगा था। लेकिन ये चीज थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि ये जो लोग गैदरिंग और हंटिंग करते थे, ये तो बहुत थोड़ा ही सा सामान पाते थे, किसी तरह वो अपने आप को जिंदा रख पाते थे। आखिर उन पे क्यों टैक्स लगाया गया? एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इसके बारे में आप सोचिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में परिवर्तन। ये उस टाइम का एक तरह का बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था, एक तरह की क्रांति थी। क्यों? कि इससे पहले ऋग्वैदिक एज में और हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या होता था, वहां भी खेती थी थोड़ी बहुत। तो उसमें हड़प्पा में हमने देखा कि वहां पे एक जो हल होता था वो लकड़ी का मिला है, ठीक है। लेकिन इस पीरियड में क्या होता है, आयरन की यानी लोहे की खोज हो जाती है, और वो लोहा जो है वो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाता है। उससे अब क्या होते हैं, लोहे से लोहे के हल बनने लगते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस आयरन के आने से क्या क्या बेनिफिट मिला। तो जो ये आयरन था, इसका सबसे पहला एविडेंस मिलता है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है स्टेट में और सेंटर्स के भी एग्जाम में, कि सबसे पहले लोहे का एविडेंस कहाँ मिला। तो यूपी में एक जगह है एटा डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है अंतर जिखेड़ा। उसी जगह पे सबसे पहले लोहे का यानी आयरन का एविडेंस मिला, ठीक है। अब आयरन के आ जाने से क्या हुआ, जो हार्ड लैंड थी, जो पहले लकड़ी के हल से या उससे नहीं जोत पाते थे, वो अब इजिली क्या कर ले रहे हैं, लोहे का हल जो है अब किसी भी तरह की जमीन को वो खोद दे रहा है, ठीक है। इससे पहले ये नहीं होता था। तो उससे क्या होगा, अब बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर होने लगेगा। क्यों? कि अब लोहे का हल आ गया है। और उससे क्या होगा, जब बड़े पैमाने पे खेती होगी तो प्रोडक्टिविटी जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे पहले ये था कि जो बीज थी, जो सीड होता था, सीड को ही ऐसे खेतों में डालकर फसल उगाया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अगर हम धान की बात करें, यानी राइस का जो पौधा होता है, पहले इसको बीज डाला जाता था। उसके अलावा जब ये पौधे छोटे छोटे तैयार होते थे
तो इनको खेतों से निकालकर, यहां से निकालकर दूसरे जगह पे लगाया जाता था। ये एक नए तरीके का प्रयोग था और इससे ये बेनिफिट हुआ कि जो फसलें थी वो पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर सकती थी। ठीक है, जब पहली प्रोसेस में क्या थी, बीज डाल दिया जाता था और उससे राइस की फसल तैयार होती थी। अब क्या किया, पहले बीज डाला, उससे छोटे पौधे तैयार हुए, प्लांट, उन प्लांट को उठाया और दूसरी जगह लगा दिया। तो इससे जो प्लांट था उसको मजबूती आई। ठीक है, और जब मजबूती आएगी तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी रेट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आज भी आप देख सकते हैं कि गांव में जब धान की खेती होती है तो उसमें यही प्रोसेस अपनाई जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ये एग्रीकल्चर करता कौन था, ये खेती कौन करता था, तो ये खेती जो है वो करते थे दास, यानी जो स्लेव थे। ठीक है, वही इन काम को, एग्रीकल्चर के काम को करते थे। तो यहां से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। और इस टॉपिक में हमने देखा कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा चेंज आया, और वो चेंज किसके वजह से आया, वो चेंज आया लोहे की वजह से, यानी आयरन की वजह से। और जब आयरन आता है तो बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े एरिया में एग्रीकल्चर होने लगता है, क्योंकि इससे पहले लोहा नहीं था तो जो हल का यूज होता था लकड़ी का, वो टूट जाती थी। अब क्या है, अब जो हार्ड लैंड है, कठोर भूमि है, ठीक है, उस पे भी एग्रीकल्चर की जाने लगी, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब बात कर रहा है चेंजेस इन सोसाइटी, यानी समाज में परिवर्तन। अब देखते हैं कि उस टाइम का जो सोसाइटी थी या समाज था उसमें क्या क्या चेंजेस आए। ठीक, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है। वो बात कर रहा है मूर्ति के पूजा की। उस टाइम पीरियड में सोसाइटी में मूर्ति की पूजा स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और सोसाइटी में एक नए सिस्टम का जन्म हुआ जिसे वर्ना सिस्टम कहा गया, और वर्ना सिस्टम के बेस पे सोसाइटी को 4 ग्रुप में बांट दिया गया। और वो ग्रुप कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इससे पहले की जो सोसाइटी थी उन सोसाइटी में इतना क्लियर तरीके से डिवाइड नहीं किया गया था, लेकिन अब क्या किया गया, सोसाइटी को 4 पार्ट में बांट दिया गया। ठीक, कैसे कैसे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो ये वर्ण सिस्टम था, इस वर्ण सिस्टम के जो जन्मदाता थे, यानी जो ये कॉन्सेप्ट लाए, वो उस टाइम के प्रिस्ट थे, यानी उस टाइम के वो जो ब्राह्मण थे। ठीक है, उन्हीं लोगों ने ये सिस्टम लाया। और आप देखेंगे कि अभी ऋग्वैदिक जो पीरियड था, उस टाइम पीरियड में भी वर्ण व्यवस्था थी, अपने इनिशियल स्टेज में थी। तो वहां पे लोगों का जो ये ग्रुप बनाया गया था, ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर ढंग से समझिएगा। ये ग्रुप इसलिए बनाया गया था कि उनके वर्क के आधार पे, उनके काम के आधार पे, कि इस ग्रुप के लोग ये काम करेंगे, इस ग्रुप के लोग अलग काम करेंगे, इस ग्रुप के लोग अलग काम करेंगे। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आता है, जिस पीरियड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वहां पे ये होता है कि अब बाई बर्थ हो जाता है। मतलब अब ये है कि भाई आप जिस कुल में जन्मे, सपोज दैट अगर यहाँ पे ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का काम क्या था उस टाइम में, पूजा पाठ कराना, यज्ञ कराना, ये सारी चीजें, तो उसका लड़का भी अब क्या करेगा, वही काम करेगा। अगर आप शूद्र हैं, आपका काम क्या है, इन तीनों की सेवा करना। ठीक, और इसके अलावा अदर वर्क होते जैसे लाश को जलाना, इस टाइप की काम भी वो करते थे, नालों की सफाई करना। ठीक है ना, तो आपका लड़का अगर जन्म लेता है तो वो यही काम करेगा। ठीक है, क्षत्रिय का लड़का अगर है, वो जन्म लेता है तो वो क्या करेगा, क्षत्रिय लोग लड़ाइयां लड़ते थे, लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, वो काम करेगा। वैश्य लोग बिजनेस करते थे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिला कि ऋग्वैदिक सोसाइटी में क्या था कि लोग किस
आधार पे बटे हुए थे। उनका ग्रुप कैसे बनाया गया था? ग्रुप इस बेस पे बनाया गया था कि कौन क्या काम करता है। लेकिन अब लेटर वैदिक पीरियड में यह हो गया कि भाई ऐसा है कि आप जिस ग्रुप में जन्म लेंगे, आपका लड़का और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी वही काम करेंगी जो आप करते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि जब ये चीज हो गई कि जो जिस ग्रुप में पैदा होगा वो उसी ग्रुप में काम कर सकता है, तो आगे चल के ये एक बहुत रिजिड कह सकते हैं कास्ट सिस्टम का जन्म ले लेता है। जो कास्ट सिस्टम की शुरुआत हुई ना, इसी वजह से कास्ट सिस्टम एक तरीके से बहुत उसकी जड़ें जमने लगती हैं धीरे धीरे, वहीं से कास्ट सिस्टम की शुरुआत हो जाती है। आज जो हम प्रॉब्लम देखते हैं इंडिया में कास्ट सिस्टम को लेके, और बहुत बार बहुत लोगों को लगता है कि ये तुरंत खत्म हो जाना चाहिए, ये क्यों ऐसा होता है। लेकिन हिस्ट्री हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हिस्ट्री हमें बताती है कि इन चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई और वो चीज़ें ख़त्म कैसे होंगी। अगर इन चीज़ों को ख़त्म करना है तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, क्योंकि इससे ओवरऑल कास्टिज्म से जो है वो नेशन को नुकसान होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं ये जो ग्रुप थे, इन ग्रुप के काम क्या थे। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते। तो जो ब्राह्मण थे ये स्टडी यानी पढ़ना और पढ़ाना, इनका काम था वेदों को, जो वेदास थे उनको पढ़ना और पढ़ाना। ठीक। दूसरा, ये यज्ञ और रिचुअल्स कराते थे। ब्राह्मण क्या करते थे? एक तो ये वेदों को पढ़ते पढ़ाते थे, दूसरा ये यज्ञ और रिचुअल्स कराते थे, और थर्ड था कि इन्हें जो मतलब उसके बदले कुछ मिलता था, तो वो क्या मिलता था? गिफ्ट मिलता था, यानी बहुत सारे उपहार मिलते थे। ठीक है। अगर हम क्षत्रिय की बात करें तो इनका काम क्या था? बैटल लड़ना यानी युद्ध लड़ना। इसके अलावा प्रोटेक्ट द पीपल, लोगों की रक्षा करना। और इस ग्रुप को यानी क्षत्रिय ग्रुप को रिचुअल्स और यज्ञ करने का राइट था, मतलब इनको अधिकार था कि आप यज्ञ एंड रिचुअल्स कर सकते हैं। ठीक। अगर हम वैश्य की बात करें तो वैश्य कैटेगरी के लोग क्या करते थे? ये ट्रेड करते थे, हर्डिंग करते थे यानी एनिमल्स को पालते थे, फार्मिंग एग्रीकल्चर भी करते थे। तो ये सारा काम कौन करता था? वैश्य करते थे। और आप ये भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा उस टाइम में जो टैक्स पेयर थे वो यही थे, वैश्य। ठीक। और वैश्य को रिचुअल्स एंड यज्ञ में पार्टिसिपेट करने का राइट था, यानी वो यज्ञ और रिचुअल्स करा सकते थे। अब आइए लास्ट सोसाइटी के बारे में देखते हैं, शूद्रास एंड वुमेन्स। ठीक है, तो जो शूद्र और वुमेन थी वो एक ही कैटेगरी में यानी एक ही ग्रुप में रखे गए थे। और इनका काम क्या था कि ये जो ऊपर के तीनों है, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, इसकी आपको सेवा करनी है, यही आपका काम है। और साथ ही साथ जो उस टाइम में जो छोटे मोटे काम थे, जैसे लाश को जलाना होता था और ये नाले वगैरह साफ करने होते थे, और भी अदर तमाम वर्क थे, वो सारे काम किसको करना था? इन शूद्र वर्ग के लोगों को करना था। ठीक है। और शूद्र एंड वुमेन्स को क्या था? यज्ञ एंड रिचुअल्स करने का राइट नहीं था। इन दोनों लोगों को ये ना यज्ञ कर सकते थे ना ये रिचुअल्स कर सकते थे। यहां वुमेन की जो बात है, तो यहां एक चीज क्लियर कर दूं कि वुमेन की ये कंडीशन ऋग्वेद पीरियड में नहीं थी। ऋग्वैदिक पीरियड में वहां पे इनको राइट्स थे, वो यज्ञ एंड रिचुअल्स कर सकती थी। और साथ ही साथ बहुत आगे चल के आप चैप्टर्स में देखेंगे तो बहुत सारी वुमेन का नाम मिला है जो बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड थी। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आता है तो वुमेन की कंडीशन में बहुत गिरावट आ जाती है। ठीक है, बहुत डाउनफॉल आ जाता है। ठीक ना, इनके राइट्स कम कर दिए जाते हैं। ओके। साथ ही साथ जो ये शूद्र ग्रुप के लोग थे, इनको अनटचेबल माना जाता था। अनटचेबल मीन्स कि एक तो ठीक है, इनको काम भी अलग दिया गया, इनको कोई रिचुअल्स करने नहीं दिया गया, और साथ ही ये भी कहा गया कि अगर किसी इन वर्ग में जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उनके घर पे चले गए या उनके घर के आसपास से गुजर गए या उनके किसी चीज को टच कर दिया गया तो इनको बहुत सजा दी जाती थी, मारपीट की जाती थी इनके साथ। ठीक है, तो ये चीज तो सही नहीं थी, लेकिन क्या करेंगे, ये उस
उस टाइम की जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी में यही, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने क्या समझा कि एक नए सिस्टम का जन्म होता है सोसाइटी में जिसका नाम है क्या, वर्ण सिस्टम। और वर्ण सिस्टम के अंदर पहले लोगों को क्या किया जाता है, 4 ग्रुप में बांटा जाता है, और ये किस बेस पे बांटा जाता है, वर्क के, काम के, ठीक। बाद में जब लेटर वैदिक पीरियड आता है तो यही जो चारों ग्रुप है इसका बेस क्या बन जाता है, बाय बर्थ, ठीक। यानी अब ये हो जाता है कि जो जिस ग्रुप में जन्म लेगा वो उसी कैटेगरी का काम करेगा, ठीक है। तो उसी के बारे में इसमें मेनली बात की गई है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब इस तरह की जब सोसाइटी में चीजें हो रही हैं, अच्छा एक चीज और यहां मैं बता देना चाहूंगा कि ये सारी चीजें सिर्फ नॉर्थ इंडिया में हो रही थी। कहां हो रही थी, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो ये सारी चीजें ये नॉर्थ इंडिया में हो रही थी। साउथ इंडिया की सोसाइटी में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सोसाइटी में इस तरीके का बंटवारा नहीं था, वहां पे इक्वलिटी ज्यादा थी। नॉर्थ इंडिया ही उस टाइम में ऐसी जगह थी जहां इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन था। इन दोनों जगहों पे आज भी देखेंगे तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कम है, ठीक है। अब जब इस तरह की चीजें सोसाइटी में होंगी तो जाहिर सी बात है कि रिएक्शन होगा, ठीक है ना। न्यूटन का थर्ड लॉ तो आपने पढ़ा ही होगा, प्रतिक्रिया होगी। तो आइए देखते हैं क्या हुआ इस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट यानी वर्ण सिस्टम के। तो सबसे पहले ये हुआ, बहुत सारे किंग और लोगों ने जो ये प्रीस्ट यानी ब्राह्मण ने जो ये सिस्टम बनाया हुआ था इसका अपोज किया और कहा कि ये जो बाय बर्थ आप लोगों को कहते हैं कि बाय बर्थ जिस ग्रुप में तुमने जन्म लिया वो काम करो, ये ठीक नहीं है। उसका खुलकर लोगों ने विरोध किया, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि यज्ञ एंड रिचुअल्स का राइट जो है सिर्फ ऊपर के लोगों को ही मिलना चाहिए। यज्ञ एंड रिचुअल्स का राइट जो है सोसाइटी के सभी लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों ने अनटचेबिलिटी यानी जो उस समय छुआछूत था सोसाइटी में उसका विरोध किया, ठीक है। इसके अलावा आगे चलकर देखेंगे कि इसी वर्ण सिस्टम के विरोध में 2 नए रिलीजन आएंगे, बौद्ध एंड जैन। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात यहां हो रही है। सोसाइटी में कास्ट सिस्टम आता है जो लोगों को अलग अलग कैटेगरी में बांटता है, ठीक है। और उसके अपोज में 2 नए रिलीजन आ जाते हैं। और आप आगे चल के पढ़ेंगे बौद्ध एंड जैन रिलीजन के बारे में, तो उसमें वो सारे लोग चले गए जिनको वर्ण सिस्टम से दिक्कत थी। उन लोगों ने बौद्ध और जैन धर्म को अपना लिया, ठीक है। और यहां वही बात मेंशन है कि साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके का सिस्टम नहीं था, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, वहां इक्वलिटी यहां से नॉर्थ इंडिया से ज्यादा थी, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस हमने देखे वर्ण सिस्टम के खिलाफ। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस चैप्टर में जो 16 महाजनपद है उस 16 महाजनपद में 2 जनपदों यानी 2 स्टेट की बात की गई है, एक मगध और एक वज्जी। तो उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना। आगे की जब आप एडवांस बुक पढ़ेंगे तो उन एडवांस बुक में आपको 16 के 16 जो महाजनपद हैं उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल आपके एनसीईआरटी बुक में इतना ही जिक्र है, ठीक। तो ये जो मगध है, मगध कहाँ है, मगध है बिहार में, ठीक है। और इसकी जो स्टार्टिंग में कैपिटल थी वो राजगिरी एंड पाटलिपुत्र थी, जिसको आज राजगीर और पटना कहा जाता है। वो क्या थी, उस टाइम पे मगध की कैपिटल थी, ठीक। और मगध स्टेट थे तो 16 स्टेट, लेकिन उसमें मगध ही क्यों आगे निकला, इसके कुछ रीजन रहे होंगे ना। तो वो रीजन ये थे कि मगध के आगे बढ़ने में वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन और रिसोर्सेस का बहुत बड़ा रोल था कि वो स्टेट बहुत आगे बढ़ गया, ठीक। और क्या था वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या थी जिसने मगध को आगे बढ़ने में हेल्प की, वो ये थी
कि मगध जो है, मगध स्टेट से 2 रिवर बहती थी, एक गंगा और दूसरी सोन, ठीक है। और इसके वजह से वहां की जो लैंड थी वो बहुत फर्टाइल थी, और जब लैंड फर्टाइल होगी तो आपको पता है कि फर्टाइल लैंड के वजह से एग्रीकल्चर बहुत अच्छे कंडीशन में होगी। यानी जब लैंड फर्टाइल होगी तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छे कंडीशन में होगी, और प्रोडक्शन भी बहुत बड़े लेवल पे होगा, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट मिला। तीसरा ये था, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा था, और साथ ही वाटर सप्लाई जो थी वो अच्छी थी। तो ये क्या था, यानी ये ज्योग्राफिकल कंडीशन जो मगध की थी उसके ये बेनिफिट्स थे, ठीक। साथ ही साथ अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज से भी भरपूर था मगध स्टेट। वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे मिनरल्स मिले हैं और उसकी माइंस मिली हैं, ठीक है। और खास तौर पे जिस मैं एक मिनरल की बात करूंगा वो था आयरन, क्योंकि हमने देखा है कि इसी आयरन ने उस टाइम पीरियड में बहुत बड़ा एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या लाया, रिवोल्यूशन लाया। और सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, इसके साथ साथ इसके बहुत आयरन से एडवांस टूल्स भी बने और वेपन्स भी बने जो आगे लड़ाइयों में काम में आएंगे, ठीक है। और मगध के जंगलों में, जो मगध के फॉरेस्ट थे, उसमें एलिफेंट बहुत बड़े पैमाने पे मिलती थी, और इन एलिफेंट को ट्रेनिंग देके आर्मी में भी यूज किया जाने लगा। जब आप कोई मूवी देखेंगे या मगध की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस हिस्ट्री में हाथियों का बहुत, एलिफेंट का बहुत ज्यादा जिक्र आया है, क्योंकि वहां के फॉरेस्ट में वो बहुत बड़े पैमाने पे मिलती थी। इसी वजह से उसको आर्मी में भी बहुत बड़े पैमाने पे यूज किया गया, ठीक। अब बात कर लेते फॉरेस्ट की। तो मगध में फॉरेस्ट भी बहुत बड़े लेवल पे था, और उस फॉरेस्ट से क्या फायदा था, वहां पे अच्छी क्वालिटी की लकड़ी मिल जाती थी जो बहुत सारे काम में यूज में आती थी, ठीक है। तो ये सारी वजह थी वहां का ज्योग्राफिकल कंडीशन मगध का, और वहां के रिसोर्सेज जिन्होंने मगध को इतना आगे बढ़ने में क्या किया, हेल्प किया, ठीक है। और आइए देखते हैं मगध के बारे में, ठीक है। अब मगध में हम बात करेंगे, एक तो हमने देख लिया कि मगध के आगे बढ़ने के क्या क्या रीजंस थे, ठीक। अब मगध में हम बात करेंगे कि मगध में कौन कौन से राजा और डायनेस्टीज आए स्टार्टिंग पीरियड में। तो स्टार्टिंग पीरियड में मगध में टोटल 3 डायनेस्टीज आई। एक का नाम था हर्यक डायनेस्टी, दूसरा शिशुनाग, एंड तीसरा जो था वो नंद डायनेस्टी थी, जो स्टार्टिंग पीरियड में जिन्होंने मगध पे शासन किया, ठीक है। ये इतना ही आपके एनसीईआरटी में जिक्र है। और जो हर्यक डायनेस्टी थी उसका एक किंग था या, और उसका फाउंडर भी था बिंबिसार। ये हर्यक डायनेस्टी का कौन था, फाउंडर था। और इसने क्या किया, इसने अंग स्टेट को जीता और अपने स्टेट में मिला लिया, और राजगिरी को अपनी कैपिटल बनाया, ठीक। यानी जो फर्स्ट डायनेस्टी है हर्यक डायनेस्टी, उसका राजा था बिंबिसार जो उसका फाउंडर था। और उस टाइम पे इन किंग की एक ही स्ट्रेटजी रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेट के एरिया को बढ़ाओ, और उसके लिए क्या करते थे, बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ते थे, ठीक। और स्टार्टिंग में कैपिटल जो बिंबिसार ने बनाया वो राजगिरी को बनाया, ठीक है। अब देखेंगे उसके बाद जो किंग बनेगा वो बिंबिसार का लड़का बनेगा जिसका नाम है अजातशत्रु, ठीक। और ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु जब किंग बना तो उसने अपने फादर का मर्डर किया, मर्डर करके किंग बना, ठीक है। और इसने अपने एरिया को बढ़ाने के लिए, अपने स्टेट के एरिया को बढ़ाने के लिए काफी लंबे टाइम पीरियड तक काशी और वज्जी स्टेट के साथ ये बैटल करता रहा, ठीक है। पहले भी हमने बताया कि ये बैटल क्यों होते थे, क्योंकि उनको अपने एरियाज को बढ़ाना था, ठीक। अब यहां बात कर रहा है नंद डायनेस्टी के बारे में, ठीक है, जो तीसरी थी। ये सीक्वेंस वाइज है, ये फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला कौन है, लास्ट कौन है,
और इसका फाउंडर कौन था, इसके फाउंडर के बारे में पूछा जा सकता है, नंद डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक, अब नंद डायनेस्टी जब आई, यहां एक बहुत बड़ा काम होगा जो हम आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट इसमें देखते हैं, इसका जो फाउंडर था नंद डायनेस्टी का था, वो था महापद्म नंद, यानी नंद डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो महापद्म नंद था। ठीक है, और इसी डायनेस्टी में एक किंग हुआ जिसका नाम था घनानंद। इस पॉइंट को बहुत सीरियसली समझिएगा, क्योंकि आगे की हिस्ट्री समझने में ये काफी हेल्प करेगा। जो घनानंद था, ठीक है, नंद वंश का जो किंग था घनानंद, इसी के टाइम पीरियड में, जैसे ये मगध का इलाका हो गया, ठीक है ना, मगध का इलाका हो गया, और उस मगध के इलाके में यहां पे किंग कौन है, घनानंद है। वेस्टर्न इंडिया में अटैक करता है अलेक्जेंडर, सिकंदर। ठीक है, वेस्टर्न एरिया में उसकी लड़ाई जो होती है पोरस से होती है। ठीक, और इसकी जो आर्मी है वो यहां टिकी हुई है। ठीक है, कहां, वेस्टर्न इंडिया में। अब यहां क्या होता है, जो नंद था, जो नंद डायनेस्टी का किंग था घनानंद, इसके स्टेट में बहुत उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि इनको डर लगता है कि भाई सिकंदर ने एक तरीके से बहुत सारे एरिया को वो जीतते हुए आ रहा था, और यही नहीं पूरे इंडिया में डिस्टरबेंस थी इसको लेके। ठीक है, तो अब यहां पे देखेंगे जो मगध स्टेट है, इस डिस्टरबेंस का फायदा उठाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और ये क्या करेगा, ये यहां का जो किंग है घनानंद, उसका मर्डर कर देगा। किसकी हेल्प से, अपने जो उसके गुरु थे जिनका नाम था चाणक्य, उनकी हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को मार डालता है, और मारने के बाद खुद किंग बन जाता है। ठीक, हालांकि आप देखेंगे यहां तो डर के माहौल की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन जब अलेक्जेंडर यहां था पश्चिमी भारत में, तो पोरस के साथ उसकी लड़ाई हुई, और वो चाहता था कि वो और भी आगे बढ़े, वो मगध की तरफ जाए, लेकिन उसकी आर्मी इतना ज्यादा बैटल करते करते थक गई थी कि उसने मना कर दिया। अब उनके अंदर इतनी ना हिम्मत थी, ना उनके पास रिसोर्सेज थे कि वो अंदर आगे तक बढ़ते और युद्ध करते, बैटल करते। और उन्हें एक बात और भी पता थी कि इंडिया के अंदर जो मगध एम्पायर है, जो मगध साम्राज्य है, वहां के किंग भी बहुत पावरफुल हैं, उनके पास भी एक अच्छी खासी आर्मी है। तो यही इसी जगह पे अलेक्जेंडर की आर्मी ने मना कर दिया अलेक्जेंडर से कि हम अब आगे लड़ाई नहीं कर सकते, और ये वापस लौट जाते हैं। ठीक, लेकिन उसी उथल पुथल का फायदा किसको मिल गया, चंद्रगुप्त मौर्य को मिला, और उसने अपने जो उसके गुरु थे, जो उसके टीचर थे चाणक्य, उन्हीं की हेल्प से क्या किया, मगध का किंग बन गया। और जो उसने अपना स्टेट बनाया, उसको आगे चल के आप देखेंगे मौर्यन एम्पायर के नाम से। और यहां दो वर्ड आते हैं, ये बिल्कुल, ये दो नाम तो वैसे भी याद रखेगा, चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा चाणक्य। हिस्ट्री में इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से, जिसका एनसीईआरटी में आपके जिक्र नहीं है, ये यहीं तक खत्म है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं ताकि आगे आपको कोरिलेट करने में हेल्प मिलेगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य और कौन, चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, एक बहुत बड़ा सा अपना क्या बनाता है, एम्पायर। अब यहां एम्पायर वर्ड का यूज हो रहा है, इससे पहले एम्पायर का वर्ड का यूज नहीं होता था, चाहे हड़प्पा सिविलाइजेशन हो या वैदिक पीरियड हो, लेकिन अब मौर्यन पीरियड में होगा। क्यों कि ये नॉर्थ टू साउथ और ये ईस्ट टू वेस्ट एक बहुत बड़े लंबे, एक बहुत बड़े एरिया पे मौर्यन एम्पायर का शासन था, इस वजह से उसको एम्पायर कहा गया। ठीक है, और भी सारी, उसकी आर्मी बहुत बड़ी थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें थी जिसके बेस पे इसका नाम क्या पड़ा, एम्पायर पड़ा। और यहीं से एक और वर्ड आएगा, एम्परर, यानी सम्राट। देखेंगे ना आगे चल के, अशोक सम्राट, ठीक है, या एम्परर सम्राट। तो ये दो वर्ड जो हैं, एम्परर और एम्पायर, यानी साम्राज्य और सम्राट,
ये दोनों वर्ड यूज होंगे मौर्यन पीरियड के लिए, जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने यही समझा कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मगध में 3 डायनेस्टीज आई, और वो कौन कौन सी थी? हर्यक, शिशुनाग और नंद। और इन लोगों ने क्या किया? अपने अपने एरिया को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, और लास्ट में क्या हुआ? ये खत्म कैसे हुआ कि इसमें एक जो नंदा डायनेस्टी थी उसका लास्ट किंग था घनानंद। उसके टाइम पे अलेक्जेंडर का अटैक होता है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो उसी कंडीशन का फायदा उठा के इसका मर्डर कर देता है। किसका? घनानंद का, और एक मौर्यन एम्पायर की नींव डालता है। ठीक, अब आइए, अब जो लास्ट हमारा है वो है वज्जी। वज्जी स्टेट के बारे में इस एनसीईआरटी में बात किया गया है। ठीक, तो ये वज्जी स्टेट था, ये मगध का एक पड़ोसी स्टेट था, और इसकी जो कैपिटल थी ये थी वैशाली। यानी मगध और वज्जी, एक बात याद रखेंगे, ये दोनों अभी अगर करंट में बात करें कहां पे है तो ये बिहार स्टेट में है। ठीक है, और वज्जी में एक अलग चीज देखने को मिलती है, इनका एक डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, और वो क्या है वो हम देखेंगे। यानी जितने भी ये 16 स्टेट थे, ठीक है, उसमें वज्जी एक ऐसा स्टेट था जहां का एडमिनिस्ट्रेशन हर स्टेट से अलग था। और कैसे था उसको देखते हैं। यहां पे ये थी कि ये एक यूनियन की तरह था, और इसमें बहुत सारे किंग मिलकर शासन करते थे। सपोज दैट आज जो हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, ठीक, और हर स्टेट में एक किंग है, और इनका एक, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, इनका भी एक लीडर है। ठीक यही सिस्टम वहां पे वज्जी स्टेट में था। वहां पे बहुत सारे किंग होते थे, और उनमें एक मेन किंग होता था जो मिलकर आपस में शासन को चलाते थे, जैसा आज होता है। ठीक है, और इवन एक और बात थी, ये किंग रोटेट भी होते थे। ये नहीं था कि अगर एक पर्सन बन गया किंग तो उसी के फैमिली के लोग ही किंग बनेंगे और वही बहुत लॉन्ग पीरियड तक रहेगा, ऐसा नहीं था। ये रोटेशन भी चलता था, किंग भी बदलते रहते थे, और एक फैमिली से किंग होगा ये जरूरी नहीं था, जो उस टाइम पीरियड के लिए बहुत बड़ी बात थी। और इसी के लिए एक वर्ड यूज होता है रिपब्लिक, यानी गणतंत्र, जिसको आगे चल के आप पॉलिटी और हिस्ट्री में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इस स्टेट में एक असेंबली होती थी जिसमें डिफरेंट इश्यूज पे ये जो सारे किंग थे ये डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज पे क्या करते थे? चर्चा करते थे। जैसे वॉर हो गया या कुछ और भी उस स्टेट के अंदर काम करना हो, कुछ चीजें करनी हो, तो जैसे आज पार्लियामेंट है हमारी, ठीक उसी तरह की उनके पास एक क्या थी? असेंबली थी, जिसमें ये डिस्कशन करते थे। ठीक है, और अगर कोई दूसरा स्टेट इनके स्टेट पे अटैक करता था तो ये सभी किंग मिलके एक साथ क्या करते थे? लड़ते थे उसके अगेंस्ट। ठीक है, और आगे चल के देखेंगे कि इन्हीं रिपब्लिकन स्टेट से महात्मा बुद्ध और महावीर जैसे लोग भी आएंगे। ठीक, तो इस वज्जी वाले टॉपिक में, वज्जी स्टेट वाले टॉपिक में हमने क्या देखा? एक बात थी जो 16 महाजनपद में सबसे अलग थी, और वो क्या थी? इनका एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर वो सबसे अलग था। जैसे आज प्रेजेंट में यूनियन होता है, उसमें एक हमारा मुखिया जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है और अदर स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक उनके वहां भी ये सिस्टम था, और सभी एक साथ मिलकर क्या कर रहे थे? शासन को चलाने का काम कर रहे थे। ओके, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एनसीईआरटी में हम चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन आप जब आगे चलकर देखेंगे, जब ये खत्म हो जाएगा, तो इन चैप्टर्स के बाद मैं एक वीडियोस बनाऊंगा जिसमें स्पेशली जो इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ नोट्स इसके कैसे बनाएं, इसका समरी कैसे बनाएं, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि हमारी एकेडमी के अलग अलग बैचेज चल रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी बैच है, इंग्लिश स्पेशल है, हिंदी का बैच चल रहा है, तो करंट अफेयर का बैच चल रहा है। इन सारे बैच को आप ज्वाइन करें,
नीचे वीडियो के लिंक दिया गया है जिसमें आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, उससे जुड़ें, क्योंकि उस ग्रुप में आपको हमारे एक्सपर्ट और टीचर्स मिलेंगे जो आपकी डाउट एंड अदर कोई भी क्वेरी हो उस पर हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू।